स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ को कि इससे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एमिट करते हैं अल्फा या बीटा रेज, ठीक है, एमिट अल्फा या फिर बीटा पार्टिकल्स को वो एमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स को मैं PARS से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। और जब वो इन पार्टिकल्स को एमिट करते हैं तो ये फिर एक और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको मैं यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो कि कितने टाइम में कितने पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होंगे, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि कितने जो एटम्स हैं, ठीक है, कौन से वाला एटम जो है वो इसके अंदर डिके करेगा, ठीक है। यानी कि हमने इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती। दैट मीन्स कि हम ये देख सकते हैं कि कितने टाइम में कितने एटम्स डिके होंगे, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा पर्टिकुलर एटम जो है डिके होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पर्टिकुलर एटम का हम नहीं देख सकते कि कौन सा वाला एटम जो है वो डिके होगा हैं, ठीक है, उनकी तादाद बिल्कुल हाफ रह जाए तो ये जो पीरियड है हम देखें कि कोई ख़ास पीरियड, ठीक है, एक ख़ास पीरियड के बाद हमारे पास जो एलिमेंट था उसके एटम्स हाफ रह जाएं, ठीक है, यानी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद बिल्कुल हाफ रह जाए तो ये जो पीरियड है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, और इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये प्रोसेस हमारे पास रैंडम होते हैं, इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक शहर है, ठीक है, एक हमारे पास एक सिटी है जिसमें 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, 1 मिलियन लोग हैं, और हम इसके लिए मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे कि हर दिन 10 अफराद जो हैं वो इस शहर में मरते हैं, ठीक है, यानी कि एवरी डे 10 जो हैं, ठीक है, 10 पीपल डाई, ठीक है, यानी कि 10 लोगों की डेथ होती है शहर में। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर दिन 10 लोगों की डेथ होगी, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये नहीं पता चला सकेंगे कि कौन से वो पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी डेथ होगी। इसी तरह से अगर हम मिसाल लें एक ऐसे एलिमेंट की जिसके अंदर 1 लाख एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, 1 लाख एटम्स मौजूद हैं, और हम ये सपोज करते हैं कि इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि टी हाफ उसकी 1 दिन है, ठीक है, 1 डे है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 डे के बाद, 1 दिन के बाद जो हाफ एटम्स हैं वो डिके कर जाएंगे, ठीक है, और हाफ एटम्स जो हैं वो रिमेनिंग होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 दिन के बाद कितने एटम्स बचेंगे, 50,000, ठीक है, 50,000 एटम्स जो हैं वो रिमेन रहेंगे हमारे पास। उसके बाद वो डिके कर जाएंगे और हाफ हमारे पास बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन के बाद एटम्स, जब 25,000 एटम्स जो हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जब तीसरा दिन आएगा हमारे पास, तो तीसरे दिन के आगाज में हमारे पास कितने एटम्स मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं 2500 एटम्स। जब तीसरा दिन गुजर जाएगा तो तब 25,000 में से आधे एटम्स जो हैं वो डिके कर जाएंगे और आधे एटम्स रह जाएंगे, ठीक है, और कितने रह जाएंगे हमारे पास रह जाएंगे 12,500 एटम्स। एटम जो है वो डिके करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ कंक्लूजन देख तो लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितने एटम्स डिके करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा पर्टिकुलर एटम जो है वो डिके करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंक्लूजन तो ये पहुंचता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव को यहाँ पे मैं RA से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी रेडियो के डजंट, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट कंप्लीटली डिके, ठीक है।
क्योंकि हमने देखा स्टूडेंट्स के जो तादाद है वो हाफ के हाफ होते जाएगी, वो ज़ीरो तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, बल्कि ज़ीरो तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कि कोई भी जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको एक इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो कम्प्लीटली डिके कर सके, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, ठीक है, कि वो वाले एटम्स जो डिके कर रहे हैं, डिकेइंग एटम्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस with decreases with time। स्टूडेंट्स उसको हम इसी एग्जांपल में दोबारा देख लेते हैं कि देखें सबसे पहले हमारे पास जो डिके करने के लिए एटम्स थे वो थे 1 लाख, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दिन बाद कितने एटम्स बचे 50,000, ठीक है, यानी कि अब डिके का प्रोसेस 50,000 एटम्स को लेके होगा। उसके बाद 2 डेज बाद हमारे पास जो एटम्स बचे वो बचे 25,000। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे कि जैसे टाइम पास हो रहा है। तो एट टाइम टी हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे RA से शो कर रही हूँ, ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम्स का जो नंबर है वो हमारे पास अगर n है, ठीक है, तो आफ्टर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एट टाइम इंटरवल t, ठीक है, जैसे जिसे मैं यहाँ पे डेल्टा t से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, कि जो एटम्स हमारे पास डिके कर रहे हैं उन एटम्स का नंबर हम डिनोट करें अगर डेल्टा n से, ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है डेल्टा n, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n इंटू डेल्टा t। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन में जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स n है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे कांस्टेंट, ठीक है, डिके और एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लैम्डा से शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो लैम्डा है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे कहा जाता है डिके कांस्टेंट, ठीक है, डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट डिके करेंगे, दैट मीन्स कि डेल्टा n जो है क्वेश्चन के थ्रू देखें हम ये देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिके कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिकेइंग कांस्टेंट होगा तो उससे मुराद ये है कि उतने ही ज़्यादा जो एटम्स हैं वो डिके करेंगे, दैट मीन्स कि डेल्टा n जो है वो ज़्यादा होगा। या फिर अगर डिके कांस्टेंट हमारे पास छोटा होगा, स्मॉल वैल्यू होगी उसकी, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं वो भी कम होगा, ठीक है, डेल्टा n हमारे पास कम होगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो डिके कांस्टेंट है उसका हमारे पास रिलेशन आ जाता है लैम्डा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय n इंटू डेल्टा टी, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन बाय n, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है डेल्टा n बाय n, ठीक है, ये कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग, फ्रैक्शन ऑफ क्या है, डिके कांस्टेंट इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ लैम्डा यानी कि डिके कांस्टेंट का। तो सुनिए जो हमारे पास डिके कांस्टेंट का यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे हम एक और तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू एन। स्टूडेंट्स ये उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसको लिखा है जो हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी उसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सच दैट डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये कहलाता है एक्टिविटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी है और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिस को दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड
यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेशो है ये हमें बताता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं, यानी कि कितने एटम्स जो हैं वो डीकम्पोज हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं एक सेकंड में। तो ये जो हमारे पास एक्टिविटी है इसका जो यूनिट होता है वो कहलाता है बेक्यूरल, ठीक है, बेक्यूरल, बेक्यूरल, ठीक है। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है बी क्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें एक ही आर आता है तो हम इसको ओमिट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो बेक्यूरल की स्पेलिंग है वो होते हैं BECQUEREL। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए एक और यूनिट भी यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है क्यूरे, ठीक है, क्यूरे बेक्यूरल, और उसका सिंबल होता है CI, ठीक है। और 1 क्यूरे इक्वल होता है 3.70 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल के, ठीक है, बेक्यूरल के। तो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिके कर रहा है, उसका ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो स्टार्ट में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास कितना है N0, ठीक है। तो अब हम इसी के थ्रू आगे देखेंगे, इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स बचेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास 1 हाफ लाइफ होती है तो 1 हाफ लाइफ का मुराद ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ डिके कर जाते हैं और हाफ रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, N0 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से जब हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ठीक है, N0 डिवाइडेड बाय 2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर हो रहा है 1/2 का, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है N0 से। इसी तरह स्टूडेंट जब हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ आएगी, ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास बनेगा 1/2 मल्टी, तो ये अब हम बाय 1/2 का स्क्वायर इंटू N0, ठीक है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब थर्ड हाफ लाइफ आया तो उसके लिए जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स था वो कौन सा था, जो कि हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ के बाद बना था, जो कि था N0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर। तो ये अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय N0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो n हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा n t हाफ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू n इन रेज टू द पावर n, ठीक है, इंटू N0। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 हाफ लाइफ थी तो तब हमारे पास जो N0 डिवाइड बाई 2 की पार्ट थी वो 1 थी, ठीक है। फिर जब सेकेंड हाफ लाइफ थी तब हमारे पास 1/2 की पार्ट 2 थी। इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ में हमारे पास 1/2 थे, उसके पूरे हैं वो डिके हो गए, ठीक है। आपको रेड कलर में शो हुए में बॉल्स, ये हमारे पास जो ओरिजिनल आइटम्स हैं वो हैं, और ये जो हमारे पास ग्रे कलर में यहाँ पे बॉल्स का कलर है ये शो कर रहा है डॉटर एटम्स को, यानी कि ये डिकेड एटम्स हैं। स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे डिस्कस करेंगे, पास हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होते हैं, उनकी हाफ लाइफ्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हाफ लाइफ होती है ये हर एलिमेंट की, ठीक है, एवरी एलिमेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट की जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। इंटू 10 रेज़ टू द पावर पे जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम 238, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ईयर्स। यानी कि इतने ज़्यादा ईयर्स के बाद यूरेनियम 238 के जो एटम्स हैं वो हाफ एटम्स रह जाएंगे, यानी कि हाफ एटम्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 238 है ये मैस नंबर को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक एलिमेंट की, जो कि होता है रेडियम, ठीक है, रेडियम
है वो है 1620 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 1620 ईयर्स के होती है रेडॉन गैस की, ठीक है, रेडॉन यूरेनियम गैस की। और जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो होती है 3.8 डेज, ठीक है, सिर्फ 223 से यूरेनियम 239 की जो हाफ लाइफ है, यहाँ पे हाफ जो एटम्स हैं यूरेनियम 239 के वो डिके कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली डिस्कशंस में हमने देखा था कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये देखना कि कितने टाइम में इसके जो एटम्स हैं वो डिके कर जाएंगे और कितने हमारे पास रह जाएंगे, उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसका रिलेशन हमारे पास क्या आता है? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए वही इक्वेशन हम लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं जो हमने बिल्कुल इनिशियली हमने देखी थी, जो करते हुए अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इनिशियल नंबर ऑफ, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा n इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो n नॉट है ये हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल, और इस तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास n ये शो कर रहा है नंबर की हमारे पास वैल्यू होती है 2.718। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम एक हाफ लाइफ का लें, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ नॉट, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हाफ लाइफ है उससे मुराद ये होता है कि जब हाफ लाइफ का टाइम हमारे पास स्पेंड हो जाता है तो उसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इनिशियल एटम्स के आधे रह जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि हाफ जो एटम्स हैं वो डिके कर जाते हैं। फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, यहाँ पे एन नॉट आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, अब देखें इनको आपस में अगर ट्रांसफर कर लें तो हमारे पास 2 दूसरी तरफ से आएगा और एक्सपोनेंट यहाँ पे आएगा, तो उसके रेज़ टू पावर जो हमारे पास माइनस लैम्डा टी हाफ है वो प्लस लैम्डा टी हाफ बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई लैम्डा टी हाफ, ठीक है। हमने सिंपली ये किया है कि हमने यहाँ पे उसका साइन पॉजिटिव हो गया, ई जो होता है वो हमारे पास होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा टी हाफ। जब हम लॉग लेंगे एक्सपोनेंशियल का तो इसकी जो पावर है वो एक तरफ आ जाएगी, दैट मीन्स कि हमारे पास बन जाएगा लैम्डा टी हाफ लॉग ऑफ ई, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी हाफ, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हमारे पास लॉग ऑफ ई होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दैट मीन्स के बन जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि अब हमारे पास बन जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 होता है हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है हाफ लाइफ और लैम्डा का आपस में बनने के लिए, ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स बनने के लिए डिके करते हैं, ठीक है, डिके करते हैं, ठीक है, और फिर ये एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्स से डिनोट, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, बम्बार्डेड, ठीक है, इनके ऊपर वो बम्बार्ड के हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को मैं PAR से यहाँ पे लिख रही हूँ, उनको बम्बार्ड किया जाता है इनके ऊपर, ठीक है, बम्बार्डेड, ठीक है, इनके ऊपर वो बम्बार्ड किए जाते हैं, दैट मीन्स कि बहुत हाई स्पीड से उन पार्टिकल्स को इनसे टकराया जाता है, जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनने की सूरत में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर डिके करते हैं, यानी कि उनके एटम्स डिके करेंगे, फिर वो एक और नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोसेस है कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बनाया जाता है तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इनको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हाफ लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस